अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामयाबी का सफर। कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं और जब भी मेहमान नवाजी का जिक्र आता है तो खाने का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं है। तो आज हम जिस चीज़ पे टॉपिक पे शो कर रहे हैं वो है फूड और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फूड व्लॉगर ज़िया तबारक साहब। तो इनसे मुलाकात करते हैं, तो क्या कहते हैं आप? तो फिर चलें। सुभान अल्लाह। यहाँ पे है बीबी हकीमा का मज़ार, लेकिन फिलहाल चलते हैं दुबई। चले। इसका नाम पड़ गया है पाकिस्तान चौक। इसकी हमारी चल पड़ी है। चले। चले। बहुत मजा आया, जज़ाकल्लाह। ज़िया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया भाई, ये फूड और इंसान का कैरियर बिल्कुल अलग होता है। ये आपकी जर्नी क्या रही, आपने इस वक्त कैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए और किस तरीके से आप यहाँ पे मूव करके आगे बढ़े हैं? क्योंकि लोग अमूमन सबसे पहले जाते हैं कि पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं, तो आपका क्या तरीक़ेकार रहा, आपकी पिछली जर्नी कैसी रही? अच्छा, पढ़ाई की तरफ तो मैं भी गया, मैंने MSc इकोनॉमिक्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा मैं पहले यूट्यूब पे फुल टाइम आने से पहले, सोशल मीडिया पे फुल टाइम काम करने से पहले, मैं 2021 तक मैं एक मीडिया में एक TV चैनल के अंदर मैं वहाँ पे सीनियर मैनेजर क्रिएटिव था। तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन की साइड पे था मेनली, और मेरा पैशन था ये ग्राफिक्स एनिमेशन। ये भी एक क्रिएटिव काम है ऑब्वियसली, वीडियोज़ बनाना यूट्यूब पे सारी चीज़ें। तो क्रिएटिव फील्ड के अंदर शुरू से थे, तो इस वहाँ से करते करते फिर जो है वो यूट्यूब का हुआ कि यार इसको भी स्टार्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। बेसिकली हुआ ये कि मैंने फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जो है ना वो स्टार्ट की थी 2013 में। videohive.net एक वेबसाइट है इन्वाटो, उसके ऊपर मैंने ग्राफिक्स एनिमेशन बना के पोस्ट करना, टेम्पलेट्स बनानी शुरू की थी कि भाई आपका जॉब के साथ साथ एक सेकंड अर्निंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की सिचुएशन रहती है उसमें आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए वर्किंग करते रहें। वो मैंने स्टार्ट की थी 2013 में। और फिर मुझे शौक़ था ट्रैवल का, फूड का, देखने का, वीडियोस में बहुत अरसे तक देखता रहता था इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को। तो 2017 में मैंने फिर अपना चैनल शुरू किया, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स थे वो पाकिस्तान कम आते थे हमारे जो कंट्री के हालात रहे उसकी वजह से। तो मैंने ये सोच के कि यार पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है यूट्यूब पे, और हम अपने मुल्क का फूड कल्चर जो है वो दिखाएं। तो मैंने मोबाइल फ़ोन से एज अ हॉबी मैंने उसको शुरू किया। फिर लोगों का रिस्पांस अच्छा आया, पता चल जाता है आपको, कमेंट्स आ रहे होते हैं, व्यूज़ आते हैं। फिर उसमें मोनेटाइजेशन भी जब आपकी ऑन हो जाए तो आपको और मोटिवेशन बढ़ जाती है कि यार चलें आप उसमें और काम करें। तो करते 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 वो जो पैशन है वो प्रोफेशन की तरफ हो गया। ज़बरदस्त। स्कूल में शुरू करती है ज़िंदगी शुरू होती है तो अम्मा पापा कहते हैं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, या बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली साइड के ऊपर जो माँ बाप प्रेफर करते हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो उस स्कूल के टाइम के ऊपर आपकी राह बनाई गई और कहा गया कि बेटा इस डायरेक्शन में जाना? नहीं, मेरी राह जो है वो अल्लाह ताला ने खुद ही बनाई। असल में मैंने आपको बताया कि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, लेकिन मेरा शौक़ था शुरू से, मेरी ड्राइंग वगैरह अच्छी थी थोड़ी, तो मैं ग्राफिक्स एनिमेशन का मुझे शौक़ था। कंप्यूटर के ऊपर मैं पेंट ब्रश के ऊपर स्टार्ट किया, फिर फ़ोटोशॉप, ये तो मैंने खुद से कुछ चीज़ें सीखी। फिर लोगों ने गाइड किया, हमारे फैमिली फ्रेंड ने, रिजवान भाई, उन्होंने कहा कि यार तुम ये आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कर लो कोर्स। सर सैयद यूनिवर्सिटी से मैंने वो कोर्स किया अपने इकोनॉमिक्स के साथ साथ। मेरे दोस्त जो थे वो बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में चले गए, मैं जो हूँ वो टेलीविज़न की फील्ड में आ गया, क्योंकि ये शुरू से जो है ना वो क्रिएटिविटी का एक कीड़ा था। तो हाँ, तो वो ग्राफिक्स एनिमेशन करते 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 फिर वीडियोस बनानी शुरू कर दी और फिर इस तरह से। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो बचपन में
पढ़ने लिखने से मुतालिक टॉपर थे, दरमियाने थे, या ये था कि बस क्लास छोड़ के भागे जब जितना दिल चाहा? नहीं, मैं अच्छा बच्चा था। शुरू में मैं स्कूल तक मैं अच्छा बच्चा था, इंटर तक भी मैं अच्छा था, लेकिन इंटर में मेरी 68% आई थी। तो मेरा ख्वाहिश थी कि एनईडी में एडमिशन हो, लेकिन परसेंटेज उतनी नहीं थी। और फिर कराची यूनिवर्सिटी में होता ही है कि आप 5 सब्जेक्ट्स लिखते हैं जिसमें आपकी परसेंटेज आ रही है, उसमें आप आ जाएँ। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया तो अलग बात है। मैं उस टाइम पे तो इकोनॉमिक्स में आ गया, तो मैंने कहा चलो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। हालांकि मुझे अच्छा विजुअल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट भी उस वक्त रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो मुझे शायद विजुअल स्टडीज़ में जाना चाहिए था, लेकिन जो है ना उस टाइम पे विजुअल स्टडीज़ और ये इकरा यूनिवर्सिटी वगैरह जिस तरह अब है और दूसरे स्कूल हैं, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स था शायद, तो वो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रुझान नहीं था क्योंकि टेलीविज़न वगैरह भी उस टाइम पे वैसे फ़ायदा ही हुआ अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आर्ट वाली साइड तो आपकी थी। जी। इकोनॉमिक्स ने उसको ऐड किया उस बिजनेस को समझने में और बढ़ाने में, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स खाली जो है ना वो पढ़ाई जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी जाना आना वो आपको मेरे ख्याल है अवेयरनेस देता है, नॉलेज देता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, डिग्री आपको मिल जाती है ऑब्वियसली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ जो आपने डिग्री ली हो वही आप आगे करियर भी परस्यू करें। तो उससे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, सबको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो करियर भी आप उसी में आप कर रहे हो। कितने सारे डॉक्टर्स हैं, आप भी हमारे सामने बैठे यहाँ प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, तो और भी लोग हैं जो एक्टर्स बन गए, कुछ बन गए। तो पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई आपको जो है ना वो उस इकोनॉमिक्स को ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने प्रोफेशन बनाया फूड ब्लॉगिंग को, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं या कितनी समझ है, मतलब मिसाल के तौर पे इसमें यूज हो? नहीं, इकोनॉमिक्स तो मैंने जो यूनिवर्सिटी तक पढ़ के फिर उसको मैंने खैरबाद कह दिया था। तो मैं फिर ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग, ये वो इन टूल्स के अंदर ही मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, इन्हीं को सीखता रहा, इंटरनेट से ही सीखा, मतलब इस तरह से करते करते। खाने का कब पहली बार ऐसा टाइम आया और जब लड़कों के तो सबसे पहली बात है कि खाना बना बनाए घर में मिलता है, हम भी ना इसी तरह तैयार करते हैं कि बेटा खा लो, तुम्हारे नाश्ता लग गया है। तो कब से, कौन सी एज से खुद से बनाना शुरू किया? ये खुद से तो मैं अभी भी नहीं बनाता। अच्छा। चाय वाय बना लेता हूँ, लेकिन खुद से तो अभी सिर्फ टेस्ट करने तक ही आपका शौक? मैं सिर्फ खाता हूँ, पकाता नहीं है। खाने का मतलब पकाने का जो है वो 1-2 बार ट्राई की मैंने, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हुई। तो अमूमन मशहूर होता है कि ना जो शख्स खाने बनाता है वो जब टेस्ट करता है वही ना बनाना भी जानता है और उसको बनाने की शौक भी होता है। तो कभी ऐसा शौक हुआ कि देखिए अलीम डार बहुत अच्छे अंपायर हैं, है ना, लेकिन आपने कभी सुना कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? अंपायरिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो हम भी अंपायरिंग करते हैं। यानी आपको इन सवालों का सवाल है। हम खाना टेस्ट करके बताते हैं, हाँ भाई ठीक है, आउट है, नॉट आउट है। जबरदस्त, बेहतरीन। अब मिसाल के तौर पे कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ है जो आप ऐसी नोट करते हैं उस रेस्टोरेंट से मुताल्लिक? देखिए रेस्टोरेंट से मुताल्लिक तो सबसे मेन चीज़ टेस्ट ही होती है जिसकी वजह से लोग आते हैं, लेकिन हाइजीन को भी जो है वो काफ़ी मद्देनज़र रखना चाहिए। खुसूसन पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड, पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में आप कह लें, जो स्ट्रीट फूड है उसमें हाइजीन का इतना ज़्यादा रुझान लोगों का नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बजट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी तो टेस्ट, मेन चीज़ जो है ना वो टेस्ट है। आपने जितना भी अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके खाने में टेस्ट नहीं है तो सेकंड टाइम आपका कस्टमर नहीं आएगा। हो सकता है मेरी वीडियो देख के एक दफ़ा तो आप चले जाएं, लेकिन आपको टेस्ट लगा तो फिर आप मुझे भी कहेंगे यार आपने क्या है। तो फिर मेन चीज़ है टेस्ट, चाहे वो किसी ठेले पे मिल रहा हो या वो चाहे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिल रहा हो। ज़बरदस्त। अभी इसी तरीके से हमारे पास बड़ी मज़ेदार बातें चल रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और उस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से टेस्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो खाने फूड टेस्टिंग में काम आती हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफर। हमारे साथ मौजूद है ज़िया तबारक। फूड टेस्ट करने में और फूड के बारे में फीडबैक देने में हमारे चैंपियन आदमी है। ज़िया भाई, आपने स्ट्रीट फूड की बात की, एक तो है स्ट्रीट फूड साइड पे, एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लेविश रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें हम जाएं और वहाँ पे होटल्स के अंदर आपको ज़बरदस्त फूड सर्व किया जाता है। तो कहा जाता है कि स्ट्रीट फूड का, चाहे अंडे वाला बर्गर क्यों ना हो,
वो उसका जो मज़ा है वो अपनी अलग जगह पे है। और जब खास तौर पे जब आप किसी जगह पे उसी चीज़ को आप देखते हैं लविश रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन लोग उस तरीके से रेसिपी को फॉलो नहीं कर पाते या बना नहीं पाते या डेवलप नहीं कर पाते चीज़ को, वो अमूमन एक्सपीरियंस ये आता है कि यार वहाँ पे कबाब अच्छे नहीं मिले, वहाँ पे बारबेक्यू बहुत ख़राब था। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है ना। स्ट्रीट फूड में जायका इसलिए होता है कि भाई उनका भी तो काम चल रहा है। अगर सभी कुछ जो है वो 5 स्टार और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के पास आ जाएगा तो ये छोटे ढाबे वाले क्या करेंगे? कुदरत का निज़ाम है। ये वो क्या करेंगे? नहीं, ये हकीकत है। ये आप घर में भी कोई चीज़ बना लें तो निहारी बना लें फॉर एग्जांपल, घर की निहारी में और ये जो हमारी मशहूर ग्रीस निहारी, जावेद निहारी, जाहिद निहारी है, उसमें फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और तो ये जो है ना वो एक, और प्लस ये कि स्ट्रीट फूड में क्या है कि एक वाइब की बात होती है कि आप उस माहौल में खड़े हुए, रोड पे खड़े हुए, स्ट्रीट के ऊपर खड़े होके उस चीज़ को टेस्ट करने का, गरम गरम आ रही हो, जलेबी हो या समोसे हो या बन कबाब हो, तो वो एक अलग, उसका मज़ा अलग है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में ऑब्वियसली वो फिर उसका भी अपना मज़ा है, लेकिन दोनों मेरे ख्याल है दोनों की अपनी एक, आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपका आज क्या मूड हो रहा है। आज आपका मूड हो रहा है भाई ज़रा कुछ जो है ना वो फाइन डाइन करना है, फैमिली के साथ जाना है, आपको बेगम को लेके जाना है, तो ज़रा आप थोड़ा सा जो है वो इस तरफ चले जाएं। ज़रा आपको दोस्तों के साथ घूमना है, ऐसे ही थोड़ी सी कैजुअल, तो आप स्ट्रीट साइड के ऊपर तो आप स्ट्रीट साइड पे चले गए। किसी सिटी के अंदर हाईवे रेस्टोरेंट्स को आपने टच कर लिया। दोनों चीज़ों का अपना मजा। ये अमूमन क्या इसमें ऑडियंस के हिसाब से भी शेफ्स तैयार करते हैं अपने खाने को? कि मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं कि लविश रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी है, तो वहाँ पे फूड का अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाता है, ऑयल के साथ थोड़ा सा कम खेला जाता है। यहाँ पे जब हम स्ट्रीट फूड पे आते हैं तो ऑयल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या ओवरऑल उस चीज़ के अंदर या स्पाइस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या ये ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो उनके पास अपने कस्टमर्स आ रहे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा होता है? मेरे ख्याल में नहीं। देखें, इसमें मैं वही कहूँगा कि जो ढाबे वाले खाने हैं ना, उनको मैच करना मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी अपनी एक रेसिपी, उनका अपना एक चीज़ होती है। जैसे मैं अभी रिसेंटली कनाडा गया था ना, अब वहाँ पे तो उस तरह का स्ट्रीट फूड नहीं है जैसा हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो अपने कंट्री को मिस करते हैं और अपने खानों को मिस करते हैं वहाँ पे। लेकिन ये कल्चर नहीं है कि आपको रोड पे ठेला खड़ा हुआ बन कबाब बना रहा होगा। वहाँ पे तो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आपको हाइजीन भी फॉलो करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में गया जो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड को अपने रेस्टोरेंट में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सही है। तो अब जैसे एक रेस्टोरेंट था यारों का अड्डा, नाम उन्होंने रखा था, तो नाम भी उन्होंने ऐसे ही रखा था जो लोकल नाम हो। एक रेस्टोरेंट था 3 फूड स्ट्रीट। अब ये दो जो रेस्टोरेंट्स थे, इनके अंदर प्योर जो स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, बन कबाब, फालूदा, कुल्फ़ी, ऐसे उन्होंने खाने रखे थे। और उन्होंने वाइब भी अपनी उसी तरह की क्रिएट की थी जो स्ट्रीट्स की होती है, जो स्ट्रीट फूड होती है। क्योंकि जो स्ट्रीट फूड है ना, उसका वाइब ही है असल जो आपको जो करती है। जो मसलन उन्होंने जो है ना वो अपने वॉल के ऊपर ग्राफिटीज़ बनाई हुई थी कि वो ढाबे की और इन चीज़ों की, जो जैसे हमारे अखबार के अंदर सर्व किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है ना बन कबाब अखबार पे। तो उन्होंने जो सर्विंग के उनके रैपर्स थे, उनको उन्होंने अखबार का प्रिंट दिया हुआ था ताकि वो लोकल फील आए उसके अंदर। तो वो मैच करने के लिए, हालांकि वो अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, मतलब वो आप उनको फाइन डाइन टाइप रेस्टोरेंट्स कहेंगे, या इनके उसमें हर चीज़ थी, लेकिन वो मैच कर रहे थे कि भाई वो हमारे स्ट्रीट फूड की उसके अंदर फील आए। तो वो एक डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल। आप दुनिया भर के अंदर घूमे, कराची की बिरयानी पाकिस्तान के अंदर लोकली कहाँ पे सबसे क्लोज मिलती है, और इंटरनेशनली कराची की बिरयानी के सबसे करीब कौन सा मिल आता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये एक ऐसा अलमिया है कि जो भी पाकिस्तानी बाहर से आता है, आपकी मुलाकात बहुत ज़्यादा इतने सारे ममालिक में आपका जाना रहा भी है, और लोकली पाकिस्तान के अंदर आप तमाम शहरों को कवर करते हैं। असल में मैं किसी का नाम लूँगा ना तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। कराची में भी अगर किसी का नाम लूँगा या बाहर भी लूँगा, तो ये बिरयानी बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। कोई किसी एक का नाम लेना भी जो है ना, वो आप पर्सनल प्रेफरेंस है। ये किसी को जो है वो किसी की पसंद है, किसी को किसी की पसंद है, किसी को जो है वो बीफ बिरयानी पसंद है, किसी को चिकन बिरयानी पसंद है। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आता है। लेकिन अगर मैं कोट करूं तो जैसे अल्लाह वाला बिरयानी चिकन की मशहूर है, अर्रहमान बिरयानी कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। इसी तरह लियाकताबाद में हमारे कादरी बिरयानी है, और
वो वासिया बिरयानी है, वो दोनों लली बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी है, लोग रश रहता है उनके ऊपर। मुख्तलिफ जौहर में चले बिरयानी लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में इतनी क्लोज आई हो जो आप समझते हो कि यार ये पूरी कराची की लगती अच्छा, मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में बिरयानी टेस्ट करने की ज़्यादा कोशिश की नहीं, हमें उम्मीद नहीं रही। उसकी कोशिश मैंने की नहीं। लाहौर में एक वकास बिरयानी है जो बहुत मशहूर है, जिसपे बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो मुझे टेस्ट करनी है, वो मेरी लिस्ट में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो और इसी तरह इंटरनेशनली कभी कनाडा में खिलाई हो किसी ने आपको? इंटरनेशनली मैंने कनाडा में काफ़ी सारी बिरयानियाँ खाई क्योंकि वो बिरयानी मिस करते हैं ना यहाँ वाले लोग, तो काफ़ी अच्छी थी। हैदराबादी बिरयानी भी मैंने वहाँ पे खाई जो कि हैदराबादी मशहूर है, हैदराबाद दक्कन की। तो मुख्तलिफ बिरयानियों के मुख्तलिफ, ये कह रहा हूँ कि एक नाम तो एक बिरयानी है लेकिन उसको बनाने के काफ़ी तरीके, हर किसी का अपना स्टाइल है। तो लेकिन जो बात असल में जो बात अपने शहर की है, कराची की, वो और कहीं मुश्किल से मुश्किल से सही। और कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपका जाना हुआ पूरे दुनिया के अंदर और आपने क्या फूड को टेस्ट किया? पूरी दुनिया में आपने, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में नहीं, लेकिन हाँ मैं मलेशिया, थाईलैंड भी गया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो उनकी मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन मैं सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, कनाडा, अज़रबैजान, इनकी मेरी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, और काफ़ी सब जगह का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। किसी जगह पे आप गए हो और कोई आपको पहचान गया हो और उसको पता चला हो कि आप फूड टेस्ट कर रहे हो इसका, उसने रिक्वेस्ट की हो कि यार आप हमारा व्लॉग बनाएं, कोई ऐसी स्टोरी हुई आपके साथ? नहीं, इस तरह तो काफ़ी होता है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में देखें, जो आपके प्रोग्राम का नाम है ना, कामयाबी का सफ़र, तो सफ़र अभी जारी है मेरा। तो कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि मैं, हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड्स यूट्यूब ने दिए हैं, लोगों की जो मोहब्बत है असल में मेरे लिए वो कामयाबी है। तो मैं कनाडा भी गया तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। अज़रबैजान में बहुत कम पाकिस्तानी है लेकिन वहाँ पे भी मुझे मिल गए। मैं कश्मीर के आखिरी गांव में गया तो वहाँ पे भी मुझको एक मुल्तान के और कराची के भाई मिल गए जो मुझे पहचानते थे। तो मेरे लिए कामयाबी तो यही है। अभी रिसेंटली मैं PIB कॉलोनी गया, वहाँ पे एक बच्चा आया और वो उससे बोला नहीं गया और मैं इसको देख रहा था कि मुझे गौर से क्यों दिख रहा है, पता लगा कि उसके आंखों से आंसू निकल आए मुझसे मिल के। तो मेरे लिए खुद ये बहुत एक जज्बाती एक्सपीरियंस था कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। एक बूढ़े अंकल आ गए वहीं PIB में, तो बच्चे हों या बूढ़े हों, वहाँ पे कनाडा में गया, वहाँ पे मैंने मीटअप किया। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, फैमिलीज जो थी वो 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र करके आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए। तो मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात थी और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, तो यही असल कामयाबी मेरे हिसाब से। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इन अवार्ड्स के बारे में हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आने के बाद हम बात करेंगे इन अवार्ड्स के बारे में, ये कैसे मिलते हैं और हासिल कैसे किए जाते हैं। जाइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफर। हमारे साथ मौजूद है ज़िया तबारक और हम बात कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल। ज़िया भाई, जाने से पहले बात हुई थी कैसे अवार्ड्स मिल गए आपको, कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया। जी जी जी। ये क्यों अवार्ड दे रहे हैं लोग, क्या है, कैसे पहुंचे इस माइलस्टोन तक, कैसे अचीव किया? देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो ये अल्लाह ताला ने की दी हुई इज़्ज़त है। बाकी मेहनत करना इंसान के बस में, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता। अल्लाह मियाँ भी कहते हैं कि भाई एक कदम बढ़ाओगे तो दूसरे कदम के लिए मुझ पर तवक्कल करो। तो सिल्वर बटन मिलता है जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, गोल्डन बटन मिलता है जब आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो ये जो मैंने चैनल शुरू किया था, ये मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। 5 साल लगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो ऑनरेबल शफकत अली साहब हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा जो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई, जो मैंने वहाँ पे एक कल्चरल एक एक्टिविटी वहाँ पे समझे कि हुई, वहाँ पे कनाडा के खानों को, कनाडा की सारी चीज़ों को प्रमोट किया, उसको उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। और ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का ऑफिशियल आपको एक सर्टिफिकेट मिले, आपको रिकग्नाइज़ किया जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसके लिए भी एक ऑनर की बात है। ये तो बड़ी ख़ास बात है कि आप इस तरीके से रिकग्नाइज किया गया कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी। पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बेतहाशा व्लॉगर्स काम करते हैं,
जी। बेतहाशा लोग मेहनत करते हैं। आपकी 5 साल की जर्नी जो खास तौर पे पिछले रही, जहाँ पे आपने इतने मिलियन सब्सक्राइबर लिए, दुनिया भर के अंदर जैसे आपको रिकॉग्नाइज किया गया कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर उस तरीके की रिकग्निशन अनफॉर्चुनेटली या निज़ाम नहीं बन पाता। तो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत करते हैं। आपने 5 साल माशाल्लाह से ये चीज़ बड़ी मेहनत की बहुत ज़्यादा पिछले 5 सालों के अंदर, और आज आपको एक गोल्डन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनकी तरफ से। तो ये कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या ऐसे ज़रूरियत है? देखिए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो ठीक नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर आता है। ऑब्वियसली जब बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर आगे भी सारे मामला इसी तरह से होंगे। लेकिन ये कि जो यूट्यूबर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको रिकग्नाइज़ करती है गवर्नमेंट यहाँ पे भी। जैसे कि यहाँ पे करतारपुर राहदारी के जब ओपनिंग वगैरह हुई थी तो उसमें यूट्यूबर्स गए थे। इसके अलावा जो और हमारे पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह गुजरे हैं, उन्होंने यूट्यूबर्स वगैरह को इनवाइट किया, उनके मसले मसाइल सुने। वो कितने हल हुए, कितने नहीं हुए, कितना उन पर इम्प्लीमेंट हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अब इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि ये जो है ना सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि जिनके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, तो और भी क्रिएटर्स आएंगे। और ये ओवरऑल फिर जो मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात की, आपकी इकोनॉमी में आपके फिर फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो गूगल आपको पे करता है वो डॉलर्स में पे करता है, और हमारे डॉलर के रिजर्व जो हैं वो कम है। तो हमें अगर डॉलर के रिजर्व बढ़ाने हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए ना कि हम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें। प्लस ये कि इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है, ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ी सी ये सेंसर और इस तरह के इश्यूज रहते हैं। तो एक कोई मैकेनिज़्म ऐसा भी होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट को अगर आपने ब्लॉक करना है तो आप उस चीज़ को ब्लॉक करें, ना कि ये कि आप पूरी वेबसाइट या पूरी ऐप्स जो हैं उनको आप ब्लॉक कर दें। तो इस टाइप की कोई चीज़ें हैं जिन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ऑब्वियसली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यंग जनरेशन है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, नज़र करम होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रुझान इस तरफ बढ़ा है और हर कोई व्लॉगिंग शुरू कर देता है, और हर कोई ना आराम से ना ये आता है कि यहाँ मैं इसको बिजनेस बना लूँगा, तो अवेयरनेस नहीं पहुँच पाती। आप क्या समझते हैं कि कभी जब शुरू में आपने काम शुरू किया, उसके बाद आपने कई चीज़ों की डायरेक्शन चेंज की होगी, उसमें और कहीं फाइन ट्यूनिंग किया होगा उस अप्रोच को, तो आप क्या समझते हैं कि तरीक़ेकार क्या होता है और लोगों को किस तरीके से चलना चाहिए? क्या एक जनरल अप्रोच लेना चाहिए? देखिए, तरीक़ाकार ये है कि इंसान को जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी बना के चलते हैं और आप कंसिस्टेंसी से अल्लाह पे तवक्कल करके मेहनत करते हैं, तो फिर काम बनता है। बजाय इसके कि आप इंस्पायर होना एक अलग बात है, मैं भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। लेकिन किसी से इंस्पायर होकर उसको एज इट इज़ कॉपी करना, वो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है आज और आप सोचें कि आप कल से जो है वो आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते जाते हैं, साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं लोगों को स्टेबल होते। लेकिन वही बात है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये जो है ना मैराथन है यूट्यूब। और किसी की लक होती है, वही बात है कि अल्लाह का निज़ाम है, लक होती है तो किसी के जल्दी भी हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी आने लगते हैं। तो ये दुकान, बिल्कुल ये बात आपकी 100%, और इसकी बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। आप इतनी सारी जगहों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना भी टेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे काम कर लेते हैं, अपने आप को फिट कैसे रखा हुआ है? मतलब ये राज ऐसा क्या है कि एक फूड लवर और उसके पास उसका वेट जो है वो मेंटेन भी रहे और वो अपने काम को भी जारी रखे? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आम दिनों में मैं इतना नहीं खाता जितना मैं किसी वीडियो को शूट करने के लिए खाता हूँ, ज़ाहिर है। और मैं खाता हूँ तो मैं थोड़ा ही खाता हूँ, मेरे साथ पे टीम भी होती है, वो सब लोग, फिर हम लोग मिलकर, मैं सारा खाना तो मैं नहीं खा सकता, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। और पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भाई जो खाना बच जाता है उसका आप क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हम फेंक नहीं देते हैं, वो खा लेते हैं लोग, या तो हम खुद खा लेते हैं या उसको पैक करा लेते हैं, या जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको दे देते हैं, ताकि वो किसी ना किसी के इस्तेमाल में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। दूसरी ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी वॉक वगैरह करूँ। नेचुरली मेरे इतना जो है ना वो मैं पुट ऑन नहीं करता वेट, थोड़ा सा ये बेली जो है वो मेरी बाहर हो गई है,
वक्त के साथ साथ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये कंट्रोल में रहे। जबरदस्त, बेहतरीन। कभी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहा हो कि यार आपने कोई सजेशन दिया हो या आपने कोई क्रिटिक किया हो या आपने कोई भी जनरल कंपैरिजन किया हो कि यार ये फूड है और इसके अंदर कोई घर में ऐसा बीच में लोगों ने कहा कि बस आज के बाद ना खाने पे आप कोई जिक्र नहीं करिए? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो ऐसा नहीं होता कभी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ, ये कि फीडबैक तो होती है कि भाई जैसे कल हमारे घर में प्रॉन बिरयानी बनी थी, बेगम ने बनाई थी, तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मैंने उसमें ये कहा कि यार थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, हल्की सी थोड़ी सी ऑयल होता तो और ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो इस तरह की फीडबैक से क्या होता है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आती है, और वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी बनी थी। तो ये तो फीडबैक ज़रूरी है, जबरदस्त। जो लोग वीलॉगिंग कर रहे हैं और फूड इंडस्ट्री के अंदर उनका ताल्लुक भी है उससे, कोई मशवरा उनके लिए आखिर में देना चाहिए? मशवरा जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फूड व्लॉगिंग की तरफ आ गए। व्लॉगिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें अब फूड व्लॉगिंग भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वही जो मैंने पहले बात की कि यार अपनी कोई आइडेंटिटी, अपना एक स्टाइल ज़रूरी है, ताकि लोग आपको अपनी यूनिकनेस आपकी हो, जिसको लोग उसकी वजह से देखें। कंसिस्टेंसी से अपने काम करते रहें, देखें भाई कंटेंट दूसरे लोगों का, देखें क्या लोग उस दुनिया में क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, आइडियाज़ नए जनरेट करें। अपनी आइडेंटिटी बनते बनते भी टाइम लगता है, तो बाकी ये कि मेहनत करें और अल्लाह पे भरोसा रखें और कंसिस्टेंसी से काम करें। ज़बरदस्त, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया ज़ैब भाई प्रोग्राम में आने का, वक्त निकालने का। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आप ट्रैवल भी कर रहे होते हैं या फिर कामों के अंदर भी फाइनलाइजेशन में चीज़ों पे लगे होते हैं, तो टाइम निकालना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। यही चीज़ हमारे यहाँ डेडिकेशन और हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर हम अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको हम अच्छे तरीके से फोकस तरीके से काम करें, तो हम उस चीज़ को कामयाब बना सकते हैं। कामयाबी के सफ़र के अंदर हम ऐसी ही स्टोरी को कवर करते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकें और हम अच्छी स्टोरीज आपके सामने लेके आ सकें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए कामयाब शख्स के साथ, ताकि हम सीख सकें और पढ़ सकें। इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते।